गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम एक वीडियो आपके सम्मुख प्रेषित किए थे, 9th क्लास का इतिहास का पहला अध्याय फ्रांस की क्रांति, और आज पुनः उसी अध्याय को, आज का जो टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाएं। जो फ्रांस की क्रांति जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित थी, पूरे विश्व के सामने एक नज़ीर बनती है। तो वह क्रांति की प्रमुख घटनाएं क्या है, इस पे हम आप लोगों को जानकारी देंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम विषय वस्तु पे आते हैं। प्यारे बच्चों, लुई 16वां की अयोग्यता के कारण फ्रांसीसी समाज करों की बोझ से दबता जा रहा था। फ्रांस की क्रांति में जो तत्कालीन जो शासक था लुई 16वां, उसके पूर्ववर्ती जो शासक थे लुई 14वें, लुई 15वें, उसमें 1774 ईस्वी में जब फ्रांस का शासक लुई 16वां को बनाया जाता है तो उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल की होती है। और चूंकि वह अयोग्य होता है, ये अयोग्यता ही दर्शाता है कि उस समय जब वो फ्रांस की गद्दी पर बैठता है तो फ्रांस उस समय 2 अरब लिब्रे जो है कि फ्रांस की मुद्रा होती है कि कर्ज में डूबा होता है। और इस आधार पर लुई 16वें की अयोग्यता के कारण फ्रांसीसी समाज करों की बोझ से लगातार दबता जा रहा था और वह दिवालियापन की कगार पे पहुंच चुका था। प्रारंभ के कालों में लुई 16वें ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताया कि राज का जो खजाना था वह खाली हो गया। निश्चित रूप से जब उसमें आएगा नहीं और खर्च बेफजूल होगा, पैसे को पानी की तरह विलासितापूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया जा रहा था, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि फ्रांस की जो वित्तीय जो स्थिति होती है वह खस्ता हो गई और फ्रांस दिवालियापन की कगार पे पहुंच चुका था। पहले तो लुई 16वां ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और तब जब वह खजाना खाली हो गया तो उसने इस बात पर ध्यान देना प्रारंभ किया और उसने सबसे पहले अपना एक वित्त मंत्री चुना। और वित्त मंत्री किसको चुना? नेकर नामक एक व्यक्ति को वित्त मंत्री नियुक्त करता है। और वित्त मंत्री के नियुक्त होने के बाद नेकर ने सबसे पहले फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का अध्ययन करता है और पाता है कि फ्रांस का समाज जो 3 वर्गों में बटा है, तो ऊपर के प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट जो जन्मजात विशेषाधिकार युक्त वर्ग थे और करों की अदायगी मात्र तीसरा वर्ग जनसाधारण वर्ग करता था। तो उन्होंने तुरंत राजा को एडवाइस देता है कि नहीं, बाकी जो ऊपर की जो 2 वर्ग हैं उनको भी टैक्स देना होगा, तभी ऐसी विषम परिस्थितियों में फ्रांस की वित्तीय स्थिति ठीक हो सकती है। और इस आधार पे राजा को इस बात का वह सलाह देता है। इसकी खबर जब फ्रांस के प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को पहुंचती है तो वे लोग बौखला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा स्वाभाविक है। वह जो प्रथम और द्वितीय स्टेट जो सदियों से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, उनके ऊपर जब करों की बात आएगी तो निश्चित रूप से वे बौखलाएंगे। और वहीं समाज का जो तीसरा वर्ग था, जब वित्त मंत्री नेकर के द्वारा इस बात की हिमायत की जाती है राजा से, तो तीसरा वर्ग नेकर का बहुत ही सपोर्ट करता है क्योंकि वह इसका हिमायती निकलता है। और इस बात को लेकर प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों में गुस्सा भड़कता है और राजा के इस प्रकार के आदेश को एक सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन अंततः राजा को स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती है। जब इस प्रकार के आदेशों का उन लोगों ने पालन नहीं किया तो राजा स्टेट जनरल की बैठक बुलाते हैं। और प्यारे बच्चों, स्टेट जनरल वही स्टेट जनरल है जो 175 वर्ष बाद बुलाया जाता है।
स्टेट जनरल क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी मैं दूंगा। स्टेट जनरल फ्रांस की प्राचीन संसद है तथा इसके 3 सदन थे। जो स्टेट जनरल है फ्रांस की प्राचीन संसद थी, लेकिन इसका चूंकि नाम मात्र का था, इसका कोई औचित्य नहीं समझाता था। लेकिन 175 वर्ष के बाद इसकी जब आवश्यकता को समझा गया तो राजा स्टेट जनरल की बैठक को बुलाता है और फ्रांस की प्राचीन संसद के नाम से इसको जाना जाता है। इसके 3 सदन है, पहला सदन सामंतों का, दूसरा उच्च पादरियों का और तीसरा जनसाधारण का। अब इसमें जब जनसाधारण के लोग सुनते हैं कि राजा जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाते हैं तो तृतीय वर्ग बहुत खुश होता है, क्योंकि तृतीय वर्ग को लगता है कि नहीं, अब हमारे अधिकारों की बात होगी। आज तक जिस अधिकारों से हमको वंचित किया गया था, निश्चित रूप से हमको ऐसा अवसर मिलेगा और हम इस बात को रखेंगे। 5 मई सन 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल का पहला अधिवेशन होता है, जो वर्साय में बुलाया जाता है। प्यारे बच्चों, यह वही वर्षा है जिसको लुई 16वां ने बनवाया था। बहुत ही आलीशान भवन होता है और फ्रांस से काफ़ी दूरी पर होता है और इसमें कुल 12 से 14 चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और इनमें से 308 पादरी वर्ग से होते हैं प्रथम वर्ग, 285 सामंत द्वितीय स्टेट से और 631 जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनसाधारण के आते हैं और इस अधिवेशन में पहला अधिवेशन में भाग लेते हैं। पहला अधिवेशन प्रारंभ होता है, लेकिन कुछ निर्णय के अभाव में जो जहाँ रहता है आक्रोश की भावनाएं होती है। पहला दिन समाप्त होता है और अधिवेशन के दूसरे दिन मतदान पद्धति की बात उठती है कि नहीं, इसमें कोई निर्णय ऐसे नहीं लिया जाएगा, बल्कि मतदान प्रक्रिया के आधार पे इसमें निर्णय लिया जाएगा। और इस आधार पे पहले और द्वितीय स्टेट ने इस बात को रखा जो मतदान से वह वर्ग आधार पर लिया जाता था। तृतीय, मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, तृतीय स्टेट जो 3 स्टेट थे, पादरी, दूसरा सामंत या कुलीन, जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण, वह है अधिकार विहीन था। और इस आधार पे प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों ने यह बात सुझाया कि प्रत्येक स्टेट से एक एक वोट आएंगे। मतलब कि फर्स्ट स्टेट से पादरियों का है 1 वोट आएगा, सेकंड सामंतवादी या कुलीन से 1 वोट और 1 वोट जनसाधारण से आएगा। तो निश्चित रूप से जब पहला और दूसरा विशेषाधिकार युक्त प्राप्त था तो निश्चित रूप से उन लोगों का बहुमत होगा, उन लोगों का पालना भारी होगा। और इसी कंडीशन में जो तीसरा जो वर्ग था जनसाधारण ने इसका क्या करता है, विरोध करता है और वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को मत देने का, प्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार होगा। और इस आधार पे आपने देखा कि जनसाधारण के प्रतिनिधियों की संख्या 631 है और यदि वोटिंग के माध्यम से बात होती है तो जनसाधारण का पलड़ा भारी होगा, जनसाधारण बहुमत में होगा। लेकिन फर्स्ट और द्वितीय ने फिर क्या करते हैं, इसका विरोध होता है और कुछ दिनों बाद तृतीय स्टेट ने कहा कि मतदान स्टेट के आधार पर न कराकर प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड ने न मानी और आगे चलकर तृतीय सदन के लोगों ने 17 जून 1789 ईस्वी को स्वयं अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लिया। जब कोई निर्णय नहीं लेता है तो वे लोग स्वेच्छा से अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर लेता है और सभी को आमंत्रित किया, लेकिन छोटे पादरी भी और बाकी लोग इसका विरोध करते रहे। इसके बाद लुई 16वां सबको समझाते हैं और तीनों लोगों को अपने अपने सदन में जाने को कहते हैं, लेकिन तृतीय स्टेट जो होता है वो अपने सदन में नहीं जाता है, वहीं पे बैठा रहता है। प्यारे बच्चों, 20 जून 1789 ईस्वी को तृतीय स्टेट की एक सभा होने वाली होती है, इसमें राजा ताला लगवा देता है। तृतीय स्टेट के लोगों का एक सभा होने जाती है और जब इसकी सूचना राजा को चलता है तो राजा उस स्थान पे ताला लगवा देता है और इसके बाद उससे सटे एक भवन होता है जिसको हम लोग टेनिस भवन के नाम से जानते हैं। पूरा हुजूम तृतीय वर्ग के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं तथा उस भवन में निर्णय लेते हैं कि हम लोग तब तक इस भवन को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपने देश
के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों, यही घटना टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से भी जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में आता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ है, तो यह वही स्थान होता है जहाँ पे लोगों ने अपने लिए, अपने देश के लिए एक संविधान के निर्माण का एक निर्णय लेते हैं, और यह घटना टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जानी जाती है। और जब लुईस ओलामे की बात का पता चलता है कि तीनों स्टेट की बैठक बुलाई गई है और कहा तृतीय स्टेट द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वे सभी क्या होते हैं, असंवैधानिक और अवैध हैं, और पुनः कहते हैं कि अपने अपने भवन में सभी लोग जाएं, कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। लेकिन तृतीय सदन वहीं पर बैठा रहता है और अडिग रहता है। इसके बाद कुछ सामंत और कुछ पादरी भी तीसरे स्टेट में आकर मिलते जाते हैं, और ऐसे में राजा की व्यवस्था थी, राजा स्वयं आते और तृतीय सदन के पक्ष में हो जाते हैं। और प्यारे बच्चों, 27 जून 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा की स्वीकृति भी राजा दे देते हैं तृतीय वर्ग को, और एक संविधान समिति भी नियुक्त कर देता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब इस बात का पता रानी मेरी एंतोइने तथा राजा के दरबारी लोगों को, राजा से संबंधित लोगों को इस बात की जब सूचना मिलती है, तो राजा ने क्या करते हैं, फिर अपने आप को उच्च दिखाने के लिए उनकी बातों में राजा ने राष्ट्रीय सभा को नीचा दिखाना प्रारंभ किया और राष्ट्रीय सभा को कुचलने का प्रयास करने लगते हैं। और राजा ने अपनी सेना का बहुत बड़ा भाग पेरिस और वर्साय में रख देते हैं और स्वयं फ्रांस में रहकर स्थिति को संभालने में लग जाते हैं। पेरिस और वर्साय में सेना को रखने का उद्देश्य ये था कि यदि कहीं जनता ऐसी स्थिति में विवाद खड़ा करती है तो हमारी ये सेनाएं उनको रोक लेंगी, और इस आधार पे तृतीय पक्ष का हिमायती था वित्त मंत्री नेकर। राजा भी क्या करता है, राजा तुरंत क्या करता है, उस नेकर को उनके पद से अवदस्त कर देता है। और जब जनता को इसकी बात की पता चलती है तो कुछ बाहर से लोग, अराजक तत्व भी अब यहाँ आना प्रारंभ कर देते हैं, और एक झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि राजा ने आम जनता को मारने के लिए विदेशों से सेनाएं बुलाई हैं। इस बात की खबर फ्रांस में आग की तरह फैलती है, और जब आम जनमानस, तृतीय वर्ग के लोग जब इस बात से रूबरू होते हैं तो एक बहुत ही भयावह स्थिति फ्रांस की होती है और शुरू होता है युद्ध का तांडव। और प्यारे बच्चों, जनता जब इसकी पता चलती है तो जनता भड़क जाती है और उनके अंदर ज्वाला भड़क जाती है, और पेरिस के सटे बास्तिल का जो दुर्ग होता है, बास्तिल का जो कारागार होता है जिसमें फ्रांस के कैदी रखे जाते हैं, वे सारे हुजूम और वहाँ जो कैदी और सारे जो हथियार जो कैदी थे लोगों के दुर्ग पर प्रहार किया। और वहाँ का उस समय का दुर्ग का जो पहरेदार था, दुर्ग का जो मालिक था दिलान, और उसके साथ जो अपने उसके सैनिक थे, उन लोगों के साथ लगातार 500 से 600 घंटे तक युद्ध चलता है। और उपद्रवी भीड़ ने दिलान की हत्या कर देती है। और इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, उस दिलान के शव को काट के फ्रांस की गलियों गलियों में घुमाया जाता है और कैदियों को रिहा कर दिया जाता है और अस्त्र शस्त्र को लूट लिया जाता है प्यारे बच्चों। और इसी के साथ प्रारंभ होता है फ्रांस की क्रांति। चूँकि यह घटना 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को घटित होती है, और इस आधार पे फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में होता है। और इस आधार पे 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको देंगे। इसके साथ है नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगला जो टॉपिक होगा फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण क्या क्या उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। मैंने इस टॉपिक को आपके क्लास में भी पढ़ाया, आज मैं पढ़ाया हूँ। और आप सभी लोगों से पुनः मेरा एक बार निवेदन होगा, यदि हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे तो आपके क्लासेज प्रारंभ हो चुके हैं। आप नियमित विद्यालय आइए, क्योंकि आप समय से नहीं आएंगे, लेट से आएंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी
आगे निकल जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए पुनः आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग समय से विद्यालय आएँ और उसी के साथ नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई।